नमस्कार दोस्तों। आखिर बंगाल का चुनाव बीजेपी और विपक्ष के लिए इतना अहम क्यों है? जहां टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो कभी एक महागठबंधन में सभी हुआ करते थे, टीएमसी हो, बिहार से आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, पूरा गठबंधन में हुआ करता था। लेकिन बंगाल में टीएमसी को अकेले लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है, तब जाकर के बंगाल का चुनाव इतना अहम क्यों हो जाता है? 4 मई यानी कि सोमवार को भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम आने वाला है। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल के साथ-साथ पुडुचेरी के चुनावी नतीजों का भी पता चलेगा कल। लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का ध्यान अगर कहीं है, सबसे ज़्यादा केंद्रित है, तो वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव का नतीजा। कि आखिर में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? लोग टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, लग रहा है कि पूरा देश का चुनाव होने वाला है। इसको अलग-अलग नज़रिए से देखना होगा। सबसे पहले यही देखते हैं कि बीजेपी के लिए यह राज्य इतना अहम क्यों है? आखिर बीजेपी पश्चिम बंगाल को इतना अहम क्यों मानती है? क्योंकि बीजेपी के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कह उनका पश्चिम बंगाल गृह राज्य है और बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ के फाउंडर थे। इसलिए बीजेपी जो है वो बंगाल चुनाव को अहम मानती है। यही वजह है कि 1950 से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि वह किसी तरह से पश्चिम बंगाल में कामयाब हो जाए, लेकिन वहाँ अपनी सरकार बनाने में अभी तक सफल नहीं रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी की ओर से हर संभव कोशिश किया गया। जितने भी बीजेपी के स्टेट के मुख्यमंत्री थे वो भी चुनाव प्रचार किए, सेंटर के मिनिस्टर वो भी प्रचार किए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने प्रचार किया। जितना भी जातीय रंग देना हो, धर्म के नाम पर वोट बटोरना हो, ध्रुवीकरण राजनीति करना हो, एसआईआर करना हो, सब चीजें बीजेपी ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया। इसके अलावा दूसरा जो अहम कारण है वह है कि यह राज्य बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट केस भी है कि वह कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर पा सकती है। क्योंकि ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में 25 से 30% तक मुसलमान वोट है, यानी कि मुस्लिम मतदाता है। तो बाकी दूसरी तरफ का पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण काफी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट तो बहुत कम मिलता है और ना के बराबर मिलता है। एक और अहम बात यह है कि बीजेपी के नजरिए से और विपक्ष के नजरिए से भी राजनीतिक हलकों में पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर की तरह देखा जाता है, क्योंकि उत्तर में, केंद्रीय भारत में, पूर्वी भारत में ज्यादातर जगह बीजेपी अपनी जीत का झंडा परचम लहरा चुका है। बंगाल अभी तक उससे बचा हुआ है। बीजेपी अब तक यहाँ जीतने में कामयाब नहीं हुई है। इसलिए यह चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है और विपक्ष के लिए इसलिए कि अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को, उसके एक छत्र राज को रोकना है, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बने रहना होगा। यह उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, समूचे विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है टीएमसी को पश्चिम बंगाल में जीतना। तो दोनों तरफ से मुकाबला इसलिए बहुत अहम हो जाता है और इसलिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे चुनाव में एक अहम मुद्दा एसआईआर का भी रहा। वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, वह राज्य के चुनाव में एक ऐसा विषय बना हुआ है जिसकी वजह से लोगों का पारा भी काफी चढ़ा हुआ है, तनाव भी हुआ और यह एक संवेदनशील मुद्दा है। बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे और उस बड़ी संख्या में जो वोट कटे हैं उसमें से बड़ी संख्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं की है। लेकिन यह वोट सेंट्रल बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा और इनके आसपास के इलाकों में कटे हैं। ये जब हम मुस्लिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उन इलाकों में घूम रहे थे तो यह स्पष्ट दिख रहा था कि उसमें कई जगह गड़बड़ी हुई है, गलतियां हुई है। किसी घर में पिता का वोट तो रह गया, बाकी सदस्यों का नहीं रहा। कहीं पति का रह गया, पत्नी का और बच्चों का कट गया। कहीं पत्नी का रह गया, बाकी घर वाले नहीं है। बिल्कुल सही हुआ है।
इसके तो आसार कम ही नज़र आते हैं। फिर एक मुद्दा ध्रुवीकरण का है, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का, वहाँ की जो सियासी ज़मीन है, उसकी एक सच्चाई है। जब ध्रुवीकरण शहरी इलाकों में काफ़ी है, खासकर उन लोगों में जो मूलतः बंगाली नहीं हैं, चाहे वे मारवाड़ी हैं, चाहे वे हिंदी भाषी लोग हैं, चाहे लंबे समय से बंगाल में रह रहे हैं। लेकिन वे काफ़ी कुछ बीजेपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं और शहरों में आपको हिंदू-मुस्लिम की चर्चा ज़्यादा दिखाई देगी। ग्रामीण इलाकों में इसकी बात कम दिखेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कितनी भी हो, मुद्दा जितना भी अहम हो, चुनावी असर जो भी दिखा, लेकिन अपेक्षाकृत अमूमन हमें पूरे बंगाल में 7 दिन घूमने के दौरान कोई कम्युनल टेंशन या सांप्रदायिक तनाव की झलकियाँ नहीं दिखी। कई जगह लोग काफ़ी अमन-चैन से रह रहे हैं, मुस्लिम इलाके अलग हैं, हिंदू इलाके अलग हैं। तो अब पूरे देश की कहानी है और यह पश्चिम बंगाल की कहानी भी है। गाँव में भी ऐसा ही है, एक-दूसरे से जुड़े हुए आपको घर बहुत से जगह मिलेंगे। अब ज़मीनी स्थिति क्या है इन चुनावों की, यह बात तो समझ में आती है। वह यह है कि ममता शासन और ममता गवर्नमेंट खासी लोकप्रिय है। उसने कुछ खास अच्छा काम नहीं किया है। विकास के नज़रिए से हम देखें तो पश्चिम बंगाल की विकास दर देश में सबसे धीमी है। अगर विकास दर की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट जो है, वह सबसे स्लो है। दरअसल हमारे साथ जो लोग घूम रहे थे, उसमें से एक जाने-माने अर्थशास्त्री सूरजजीत भल्ला ने जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए अपने एक लेख में इस बात का ज़िक्र भी किया है कि ममता शासन में पश्चिम बंगाल में वास्तव में यह धीमी पड़ी है। यानी जहाँ दूसरी जगह ग्रोथ रेट और वृद्धि दर बढ़ रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में घट रही है। लेकिन उसके बावजूद जैसे एक दूसरे साथी रुचिर शर्मा ने अपने कॉलम और इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा में कहा कि कोई विकास की वजह से चुनाव जीत जाए, यह बिल्कुल तय बात नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो विकास के बाद भी चुनाव हार जाते हैं और लगभग 50% मामले ऐसे होते हैं जब विकास करने के बाद भी लोग मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। 50% ऐसे मामले होते हैं जहां विकास कम होता है, लेकिन फिर भी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ें ज़्यादा भारी पड़ती है राजनीति में और जिनमें से एक चीज़ इस बार भी हमने बंगाल में देखी और वह है महिला मतदाता। महिला मतदाताओं ने खुलकर वोट किया है। महिला मतदाताओं ने खुलकर वोट करने के पीछे रीज़न है कि ममता बनर्जी की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बंधन योजना लाई और डायरेक्ट उन लोगों को पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की, वह चुनाव जीते। ये महिलाओं के लिए डायरेक्ट इफेक्ट था। शराब जो महिला के हस्बैंड शराब पी कर के आते थे, महिलाएं परेशान रहती थी, उससे नीतीश कुमार छुटकारा दिलाए। उसी तरह से ममता बनर्जी ने भी लक्ष्मी भंडार स्कीम ला करके महिलाओं को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाया। महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये प्रति महीना ट्रांसफ़र करती गई और जो महिलाओं ने खुल कर के वोट किया और पिछली बार चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण भी बना। बीजेपी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह 3000 रुपये देंगे। अब बीजेपी भी इस 1500 को बढ़ा करके 3000 में कन्वर्ट करने का बात आश्वासन दिया है। अब ये अगर महिलाएँ अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी का सरकार बनना बंगाल में तय है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ममता बनर्जी और टीएमसी जीतती है, तो वह इसलिए नहीं जीतेंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया है, बहुत अच्छी गवर्नेंस चलाई है। वह इसलिए जीतेंगी कि बीजेपी को अभी बंगाल में स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। खासकर वे लोग जो मूलतः बांग्ला है, आना बांग्ला बोलते हैं, जो बांग्ला भाषी हैं। मारवाड़ी चाहे बाहर से जो जा कर के बांग्लादेश में रह रहे हैं लोग, वे तो बीजेपी का वोटर बनते जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो ओरिजिनल बांग्ला है, बंगाली है, वो अभी भी बीजेपी की तरफ झुकाव नहीं दिख रहा है। इसके कारण भी बड़े स्पष्ट है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ममता के मुकाबले जो उनके बड़े नेता आते हैं राज्य में चुनाव प्रचार के लिए, वह भी हिंदी बोलते हैं, बांग्ला नहीं बोल पाते हैं।
तो वह एक डिस्कनेक्ट हो जाता है जो बांग्ला समझने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं। बीजेपी के खास चेहरे हैं, प्रतीक हैं, राम मंदिर है, हिंदुत्व है, जो कल्चरल नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसे बीजेपी ने परिभाषित किया है। उसके साथ भी बांग्ला लोग अपने को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो प्रतीक या सिंबल्स हैं वह दुर्गा है, शक्ति है, काली है, शिव है, और जो लोकल बांग्ला आइकन्स हैं, चाहे वह राम मोहन राय हैं, चाहे सुभाष बाबू हैं, चाहे वह कुछ लोगों के लिए अमर्त्य सेन या सत्यजीत रे हैं या बिपिन चंद्र पाल हैं। तो डिस्कनेक्ट जो मूलतः बांग्ला पॉपुलेशन है मतदाताओं की, वो अभी तक बीजेपी के साथ में नहीं जुड़ा है, और बीजेपी को अगर बीजेपी बांग्ला ये पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीतती है तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में यह भी रहा है कि जो बड़ी संख्या में बंगाल से बाहर रहने वाले लोग हैं वो लौट करके चुनाव के टाइम में और वोट डाले हैं। जितने भी बाहर प्रदेश में रहते थे, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, मुंबई, जितने भी भारत के कोने-कोने से लोग जो बंगाली रहते थे, वो जा कर के पश्चिम बंगाल में टाइम से वोट डाले हैं। अब ये वोटर्स अगर बीजेपी को वोट करने में कामयाब बीजेपी इन वोटरों से वोट लेने में कामयाब होती है, तो बीजेपी फिर वहाँ जीत सकती है, और ये वोटर बहुत ही फैक्टर होंगे। किसको वोट करते हैं। और बात सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं, उनको लगता है कि कहीं हमारी नागरिकता पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाए। अच्छा, बाहरी वोटर्स इसलिए गए हैं वहाँ चुनाव के टाइम में वोट डालने, क्योंकि एसआईआर हुआ है बंगाल में, और जितने भी बाहर रह रहे बंगाली थे, उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं, अगर हम वोट नहीं डालते हैं, तो कहीं न कहीं हम फिर भारत के भी ना रहें। हमारा भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में लोग बाहर से लौट के वोट डाल रहे थे, बंगाल जा रहे थे, और यह वोट चुनाव परिणाम में बड़ी भूमिका निभा पाएगा। नतीजा जो भी हो, 2-3 बातें गौर करने की है। देश की राजनीति पर पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम का बड़ा असर पड़ेगा। एक तो अगर टीएमसी जीतती है तो वह विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उनको लगेगा कि बीजेपी का मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर कोई इसका यह अर्थ निकाले कि टीएमसी का जीतना कोई सेकुलर फोर्सेस, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है, या कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक ताकतों की हार है, तो वह भी इस चुनावी नतीजों का एक सरलीकरण होगा। ध्यान रहे कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट टीएमसी की बुनियाद है। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि खासकर बीजेपी के नेता कहते हैं, नहीं थकते हैं, कि टीएमसी का तो वोट ही 28 से 30% है जो मुस्लिम वोटर्स हैं, और मतलब कि टीएमसी का जो बुनियाद है वो मुस्लिम वोटर पर ही खड़ा है, और मुस्लिम वोटर्स टीएमसी को ही वोट देती है। और अगर बीजेपी हिंदू वोटर और मुस्लिम वोटर का मोबिलाइजेशन करने में कामयाब होती है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा। अब दूसरी पहल पर नजर डालते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा। तो बीजेपी जीतती है तो एक तो यह स्पष्ट है हो जाएगी कि काफी बड़ी तादाद में और काफी कामयाब तरीके से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब हुई है। उसके क्या नतीजे होंगे, तो बीजेपी का परचम अब करीब करीब पूरे नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में लहराने लगेगा। तो एक तरह से इन इलाकों में बीजेपी का एक छत्र राज होगा, और इसका असर पड़ेगा विपक्ष के मनोबल पर, और वह किस तरह से हतोत्साहित होंगे, वह भी महत्वपूर्ण बात है। कई लोग का मानना है कि देश के लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि देश का इतना एक तरफा राजनीति नक्शा ना बने। बहरहाल जो भी होगा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, कांटे का मुकाबला रहा है, और जब हम घूम रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि चुनाव में दोनों पार्टियां जो है वो पूरा जोर लगा रही थी जीतने के लिए, और बीजेपी अपना पूरा ताकत झोंक करके रखी हुई थी, और टीएमसी भी एक चुनावी स्ट्रेटजी के तहत लड़ रही थी। हिंसा कहीं भी नहीं देखने को मिला। टीएमसी के लोग अपने मनमर्जी करते थे, लेकिन इस बार मनमर्जी नहीं चला, क्योंकि सेंट्रल के भी सुरक्षा बल जो थे वो तैनात थे, काफी संख्या में तैनात थे, जिस वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में शांति और अमन से चुनाव हुआ। उससे कितना मनोबल टूटा होगा टीएमसी नेताओं का,
ये देखने वाली बात है। और चुनाव में काफ़ी अच्छा से मतलब कि संपन्न हुआ चुनाव। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी जिस मुद्दे से चुनाव जीतना चाह रही है बंगाल में, क्या बंगाल के लोगों के लिए भला होगा? और बंगाल पश्चिम बंगाल जो है वो फिर से एक बार डेवलप होगा और डेवलप के राह पर चलेगा? ये देखने वाली बात है। अब कल चुनाव का रिजल्ट है, कल पता चल जाएगा आपको कि किसका पलड़ा भारी था और किसका पलड़ा भारी नहीं था। आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।